हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सिंड्रेला एट 2 AM। एपिसोड के शुरुआत में हमारी फीमेल लेडी उनसे को देखते हैं जो कि मेल लीड जुवोन की मॉम के सामने बैठी हुई थी एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में। जुवोन की मॉम उससे पूछते हैं कि तुम कब मेरी बेटी से ब्रेकअप करोगी। तो यूनसू यहाँ पर सोच रही होती है कि मुझे अचानक से पता चला कि मेरा बॉयफ्रेंड एक रिच फैमिली की 3rd जनरेशन से है और उसकी मॉम से कहती है कि जल्दी है। तभी एक आदमी उसे एक ब्लैंक कार्ड देता है। यूनसू सोचती है कि शायद वो लोग उसे ऐसे पैसे देते हैं, इसलिए वो उस पर अपने बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह लिख देती है। जो देखकर मॉम कहती है कि अच्छा है, मुझे लगा था कि तुम नहीं मानोगी, लेकिन तुम तो बहुत ही जानती से मान गई और कब तक मेरे बेटे के साथ सब कुछ ख़त्म करोगी। यूनसो इस सब के लिए 2 महीने मानती है और बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को 1.5 साल से डेट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अगर मैंने भी डायरेक्टली ऐसे ब्रेकअप किया तो उससे आप ही पर शक होगा। मैं उसे खुद से डिसलाइक कराऊंगी कि वो मेरे से ब्रेकअप कर सके, और मुझे हम दोनों का गैप पता है कि हम दोनों साथ नहीं हो सकते, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो उससे कहती कि तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट हो, क्या तुम्हें सच में पता नहीं था कि वो मेरा बेटा है, और क्या तुम उसे सच में पसंद करती हो। यूनसू अब यहाँ पर पास्ट मेमोरी याद करती है जब घर जाते वक्त जुवोन उसे टीम लीडर कहकर बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम घर जा रही हो, तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर मॉम से कहती है कि मैंने उसे बहुत ही लाइक किया था, लेकिन मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए और कौन सी नहीं। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो सोचती है कि जब सिंड्रेला उस पार्टी में गई थी और प्रिंस से मिली तो कितनी ज़्यादा खुश थी। फिर 2 बजे के बाद जब वो असली रूप में आ गई तो क्या वो ऐसा ही फील कर रही होगी, और मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में नहीं रह सकती जो कि मेरे प्राइड को हर्ट करे। जिसके बाद वो अपनी फ्रेंड येरी के रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर वो उसके अंकल के साथ भी डिनर करते हुए बताती है कि वो जुवोन के साथ ब्रेकअप कर रही है। जो सुनकर येरी तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और रीज़न पूछती है। तो यूनसू बताती है कि वो हमारे एल ग्रुप की चेयरवुमन का बेटा है। जो सुनकर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला। तो वो याद करती है कि जब उन्होंने डेट करना शुरू किया था तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो रिच हो सकता है, लेकिन मुझे ही समझना चाहिए था क्योंकि वो कभी भी मुझे अपने घर पर नहीं आने देता था और हमारी 1 ईयर की एनिवर्सरी में एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आया था जिससे पता चल सकता था कि उसकी फैमिली रिच है, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उस बैग को वापस कर दिया। अब 1 महीने पहले जब वो लिफ्ट के पास थी तो वहाँ पर कंपनी का वाइस चेयरमैन जिसका नाम सीबोन है, वो जो उनसे फ्रेंडली तरीके से बात करते हुए देखती हैं, जहाँ पर वो उसे ब्रदर बुला रहा था। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। वो सीबोन के जाते ही गुस्से से जून के पास जाती हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने मुझे बताया कि नहीं तुम रिच हो। जून तो डर जाता है, लेकिन वो कहती है कि तुम रिच हो, लेकिन तब भी मुझसे ही मील के पैसे पे कराते थे। जो सुनकर वो बेचारा तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम इसीलिए गुस्सा हुआ। तभी उसके अंकल अब कस्टमर के पास चले जाते हैं और ये रही यहाँ पर उससे पूछती है कि तुम क्या करने वाले हो। तो यूनसू बताती है कि मैंने उसकी मॉम को अपना अकाउंट नंबर दिया है पैसे भेजने के लिए और उससे ब्रेकअप कर लूँगी। ये रोज़ पर चिल्लाती है और बोलती कि तुम भला ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए। इस पर वो बोलती है कि अपने भाई जीसू की ट्यूशन फीस भरने के लिए। तब ये रही उनसे कहती है कि तुमने खुद की फ़ीस के लिए इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, मुझे पता है कि तुमने ऑलरेडी पैसे सेव कर रखे हैं उसके लिए। पर यूनसू कहती है कि मैंने पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि आसानी से ब्रेकअप कर पाऊँ। इधर हम सिवोन को एक नया सूट ट्राई करते हुए देखते हैं जो कि खुद को देखकर मिरर में एडमायर कर रहा था। इसी बीच जुवोन यूनसू को बार बार कॉल लगा रहा था, लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। सिवोन अब यहाँ पर जैसे जुवोन से पूछता है कि कैसा है तो वो बोल देता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। सिवोन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बेस्ट फैब्रिक और बेस्ट डिज़ाइनर ने बनाया है। जो सुनकर जुवोन पूछता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर यूनसू की बात कर रहा था, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो जीवन कहता है कि इसमें वाला कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं और मेरी वाइफ तो बस ये चेक करते हैं कि हम जी रहे हैं या फिर नहीं। वैसे भी हमारी फैमिली में मैरिज सिर्फ कॉपरेशन के लिए होती है, फीलिंग्स के लिए नहीं। और उसे उसकी वाइफ का सोशल मीडिया अकाउंट दिखाने लग जाता है और बताता है कि वो अपडेट के लिए सिर्फ अपनी वाइफ की प्रोफाइल देख लेता है जो कि अभी पेरिस में थी और उसका नाम मीचिन होता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि वो अपनी अपडेट्स में हमारी चीज़ों को दिखाकर सेल बढ़ाती है, भला इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। इसी बीच जीगुन को यूनसू का मैसेज आता है कि वो आराम कर रही है और उससे कल बात करेगी। अगले दिन अब यूनसू बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है और सोचती है कि आज से मुझे उससे अपने आप को डिसलाइक करवाना है, लेकिन वो ये कैसे करेगी। तभी वहाँ पर जोन आता है, उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। जो सुनते ही वो स्माइल करने लग जाती है, पर उसकी जाती ही फ्रस्ट्रेट होती है कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। अब वो वॉशरूम में जाकर इंटरनेट पर सर्च करती है कि कैसे अपने बॉयफ्रेंड को खुद को डिसलाइक करवाए, जिसमें पहला ऑप्शन होता है कि वो उससे पैसे मांग ले। लेकिन वो इमेजिन करती है कि अगर वो उसे पैसे मांगेगी तो वो तो ऑलरेडी इतना रिच है, वो कितने भी पैसे उसे दे सकता है। दूसरा ऑप्शन भी उसे पसंद नहीं आता, पर जब वो तीसरा ऑप्शन देखती है तो वो उसे ठीक लगता है। उसे चूज़ करके वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है।
पर अपने इम्प्रोज को फ्रॉन करने लग जाती है कि ऐसे करने से ना वो उसे डिसलाइक करेगा। अब उसके कलीग जब यहाँ पर फालतू की बातें कर रहे थे तो उन सभी को एक वियर्ड लुक देती है, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर जाती है तो देखते हैं कि सभी लोग उसकी बुराई कर रहे थे। अब जैसे ही एम्प्लॉय वापस से काम करने के लिए जा रहे थे तभी वो यहाँ पर गुस्से में जी उनसे बोलने लग जाते हैं कि ये सारे सुपीरियर्स तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, देखो हमारे रेस्ट एरिया में सिर्फ ग्रीन टी के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि दूसरी कंपनी में तो आइसक्रीम वगैरह और मसाज चेयर भी होती है। ऑफिस के बाद अब जब युनसू और जुवोन कैफे के अंदर मिलते हैं तो युनसू यहाँ पर उसे अनॉय करने के लिए टैंट्रम शो कर दिया है कि मुझे कुछ पीना नहीं है, मुझे कुछ खाना है। वो पूछता है कि क्या खाना है, पर वो बोलती है कि मुझे नहीं पता। तो सुनकर वो शॉक होता है और याद करता है कि वो हमेशा तो ऐसा नहीं करती और खुद ही डिसाइड करती है। अब वो मोस्टली जो भी चीज़ खाती है वो उन सभी के नाम लेता है, लेकिन वो अलग अलग रीज़न देकर उन सभी डिशेज़ को मना कर देती है। तो वो आखिर में उसका हाथ पकड़कर उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वहाँ की डिश देखकर युनसू अपने आप को रोक नहीं पाती और स्माइल करने लग जाती है, पर जो वो उनकी शक्ल देखकर बोलती है कि वैसे मैं यहाँ पर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब आ गई हूँ तो खा ही लेते हैं, ये बोलकर खाना शुरू कर देती है। पर वो उसे देखकर से स्माइल कर रहा था और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ तक आना पसंद आएगा। तभी जो उससे पूछता है कि तुम कल से ना कुछ अजीब बिहेव कर रही हो, और उसके भाई जीसुक का नाम लेता है कि क्या उसने कुछ किया है। ये सुनकर वो उस पर चिल्लाने लग जाती है कि क्या तुम्हें बस यही लगता है कि मेरा छोटा भाई बस प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। जो सुनकर जोवन डर कर उसे समझाने लग जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पूछा, और उसे सॉरी बोलकर पूछता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती खुद पर गुस्सा दिलाने का ट्राई कर रही हो। जो सुनकर युनसू हैरान होकर उसे मना करने लग जाती है और फिर वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। वो सोचती है कि यार मैं क्या करूँ, मैंने सोचा था कि मैं इसे थोड़ा पहले डिस्टेंस हो जाऊँगी और इसे अनॉय करूँगी, उसके बाद इसे बता दूँगी कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, लेकिन ये तो किसी भी बात पर नाराज़ ही नहीं हो रहा। अब जब वो बाहर आते हैं तो जो उनको वहाँ की ओनर से बात करते हुए देखती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्से में है, तुमने आखिर क्या किया है। पर उसे भी इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं था। वो उसे बोलती है कि तुम डरे हुए हैं ना, तो बोलता है कि हाँ, लेकिन ऐसे गुस्से में वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। अब उसके जाने के बाद युनसू की तरफ देखकर बस स्माइल करता है। वो सोचती है कि मैं तुम्हारे साथ भला कैसे ब्रेकअप करूँ। इधर हम सीवोन और उसकी मॉम को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं। वो उसे बताती है कि युनसू ने पैसे लेकर ब्रेकअप के लिए हाँ बोल दिया है, कम से कम वो किसी और की तरह तो नहीं है ना। पर सेवुन ये सुनकर शौक हो जाता है कि वो पैसे लेकर ब्रेकअप कर रही है और कहता है कि ये उसकी पर्सनैलिटी से मैच ही नहीं होता। पर मॉम यहाँ पर उससे और उसकी वाइफ की हालत के बारे में पूछती हैं तो बताता है कि मैंने अभी उससे बात की रास्ते में आते हुए, और बताने लग जाता है कि वो क्या कर रही है, जबकि वो ये सब उसकी पोस्ट को पढ़कर बता रहा था। मॉम बोलती है कि देखो पहले तुम्हें साथ आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो गया ना, क्योंकि इन लोगों के बिजनेस मैरिज थे, और देखना बाद में जोवन भी मुझे इस सब के लिए थैंक यू बोलेगा। जो सुनकर सीवोन बस शांति से डिनर करता है, क्योंकि बिजनेस के लिए मॉम उसके प्यार को भी ठुकरा रही थी। अब जब वो बाहर आता है तो सोचता है कि युनसू जीवन का हार्ट ब्रेक करने वाली है और उसने पैसे भी ले लिए। इधर युनसू अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर गिराई उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ब्रेकअप कर लिया, पर वो कुछ नहीं बोलती। अंकल यहाँ पर उसे बोलते हैं कि मैंने नई ड्रिंक बनाई है, उसे ट्राई करो, और लोग जानबूझकर उसे बहुत ज़्यादा ड्रंक करा देते हैं। ड्रंक होने के बाद ये उसे बोलती है कि तुम जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करती हो तो मैं से उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती, पर युनसू कहती है कि मैं कर सकती हूँ, तुम देखना चाहती हो। वो उसे टेक्स्ट करने लग जाती है कि वो होपलेस है और ब्रेक बस इतना ही लिखती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे रोक देती है और बोलती है कि ड्रंक होकर ऐसे ब्रेकअप करना बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, जहाँ दोनों ही फ़ोन को खींचने लग जाते हैं। पर युनसू अब रोते हुए कहने लग जाती है कि मैंने ऑलरेडी उसकी मॉम से पैसे ले लिए हैं, मैं सबसे ज़्यादा वर्स्ट हूँ, और उसे 2 महीने तक टॉर्चर करने से अच्छा है कि एक ही बार उसे हर्ट करके सब कुछ ख़त्म कर दो। ये बोलकर वहीं पर सो जाती है। अगले दिन अब हम जीसॉक को ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखते हैं। तभी युनसू भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। वो उससे पूछता है कि सब कुछ ठीक है ना, कल तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों की थी, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसके बाद वो जो उनकी बातें करने लग जाते हैं। वो उसे वीकलिंग के कल बुलाते हैं कि मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कैसे कपड़े पहनता है, देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होगा। पर वो इमेजिन करती है कि कैसे वो कंपनी में डैशिंग शूट और अपने असिस्टेंट के साथ आएगा। तभी वो अपना फ़ोन देखते हैं, उसके कलीग का मैसेज आया हुआ था। उसे देखकर वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि कल का वो मैसेज गलती से उनके ग्रुप में सेंड हो गया था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि अब वो क्या करें। ऑफिस जाते हुए अपनी कॉल हिस्ट्री भी देखती हैं। उसमें उसने रात में 1 मिनट तक जो वो उनसे बात की थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसने क्या बात की। जैसे ही वो अब ऑफिस के लिफ्ट में पहुंचती हैं तो जोवन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। जब वो उसे पूछ लेती है कि हमने कल क्या बातें की थी, मैं ड्रंक थी, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो बोलता है कि तुमने जो टेक्स्ट भेजा था उसे के बारे में पूछने के लिए मैंने कॉल किया था और हमने नॉर्मल बात करके फ़ोन रख दिया था। जो सुनकर वो रिलैक्स हो जाती है।
तभी वहाँ पर उनके साथ वाले 2 कलीग्स आते हैं जो यूनसो से पूछने लग जाते हैं कि तुमने कल ग्रुप के अंदर वाले टेक्स्ट किया था कि वो क्या था। वो अपना दिमाग लगाकर कहने लग जाता है कि ब्रेक का मतलब हेयर, और होपलेस की बात कही तुम जून के बारे में तो नहीं कह रही थी ना, क्योंकि देखो वो अपने हेयर कट पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देता। और फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है क्या फिर बता भी दो ना तुम किसको होपलेस बोल रही थी। यूनसो भी अब बोल देती है कि मैं ना खुद को होपलेस बोल रही थी, मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो फीमेल कलीग बताती है कि मुझे एक सैलून पता है, वहाँ पर मैं अगर तुम्हें रिकमेंड करूँगी ना तो हम दोनों को डिस्काउंट मिलेगा। तो वो ओके बोल देती है वहाँ पर जाने के लिए। ऑफिस के बाद हम उसे सैलून में हेयर वॉश कराते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोचती है कि आखिर मैं ही सब यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जैसे वो बाहर आती है तो सोचती है कि क्या सच में उन्होंने कल यही बात की। तभी वो कल की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो जो उनसे कहती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। जो उन कहता है कि मैं तो उनसे मिलने के लिए आता हूँ, पर वो उसे मना कर देती है कि मिलने का कोई भी मतलब नहीं है, यह हमारा फेट है, हम वैसे भी लास्ट में ब्रेकअप भी करने वाले हैं, इसलिए गुड बाय। जो रिकॉर्डिंग सुनकर वो एकदम से शॉक रह जाती है। वो अब कैफ़े में जाकर जो उनसे मिलती है और उसे पूछती है कि मैंने जो तुमसे कल की बात की उसके बाद भी तुम इतना नॉर्मल कैसे रह सकते हो। वो कहता है कि मैं इसे प्रिटेंड करना चाहता था कि मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं, और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी मॉम से मिली, और याद करता है कि जब से वो डिनर करके बाहर आया था तभी वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रहा था। वो अपने ब्रदर से बोलता है कि यूनसो ना कुछ अलग बिहेव कर रही है कल से, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसे बता देता है कि मॉम मुझसे मिलने के लिए गई थी। ये जानकर अब यूनसो उसे साइड होकर बोलती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं, पर जीवन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं मॉम से बात करके देखता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। उसे कहती है कि तुमने कभी फील नहीं किया है कि पैसे ना हो तो भूखा रहना क्या होता है, और ट्यूशन फीस के लिए पार्ट टाइम वर्क करने पर कैसा फील होता है, हम दोनों ही अलग दुनिया से हैं। और अगर तुम्हारी मॉम भी नहीं होती तो भी शायद मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और उसे ब्रेकअप का बोलकर वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन जो वो उसके पीछे आकर उसे रोकता है। तो यूनसो से कहते हैं कि तुम्हें ये तो पता है कि मैं तुम्हारी मॉम से मिली हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने उनसे पैसे लिए हैं। जो सुनकर वो शौक रह जाते हैं। यूनसो वहाँ से अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। अगले दिन जब यूनसो अपने कलीग के साथ मीटिंग कर रही थी तभी वो उसे बताते हैं कि जो वो ने छुट्टी लिया है 1 हफ्ते की। यूनसो सोचती है कि अपने आप को ब्रेकअप के लिए लीव देना भी लग्जरी है, पर वो हर देर अपना सारा काम करती है। अपने रूम से जो उनकी जो भी सारी फ़ोटोज़ वगैरह थी उन्हें भी हटा देती है। वो सोचती है कि जब सिंड्रेला अपने शूज़ वहीं पर छोड़कर गई थी तब वो अपना ट्रेस छोड़कर चली गई थी, पर क्या वो प्रिंस को अपना प्लेन सेल्फ दिखाना चाहती थी। लेकिन मैं उसकी तरह कोई भी ट्रेस नहीं छोड़ना चाहती और एक कूल गर्ल बन के ब्रेकअप करना चाहती हूँ। फिर जब वो ऑफिस से काम कर रही थी तब वो अपने कलीग्स को भेज देती हैं और सैड होकर जो उनकी डेस्क की तरफ देखती है और बोलती है कि ये चॉइस मैंने ही चूज़ की है, एक ऑर्डिनरी लाइफ बिना लव के, तो मुझे इसे एंड्योर करना ही चाहिए। अगले सीन में अब हम उसे हीरा से कॉल पर बात करते हुए देखते हैं। वो स्टेयर्स पर चल रही होती है। हीरा उससे पूछते हैं कि जोवन अपने वेकेशन से कब वापस आ रहे हैं, कहीं उसे अब्रॉड ट्रांसफ़र नहीं कर दिया गया। इस पर उनसे बोलती है कि हाँ शायद ऐसा ही है, पर हाई हील्स पहनने की वजह से तभी वो स्टेयर्स पर अचानक से ट्रिप कर जाती है और फ़ोन रखकर याद करती हैं कि कैसे बाहर वो ऐसी एक बार ट्रिप हुई थी। तभी उसे वहाँ पर जोवन मिलता है। वो उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बेंच पर बैठाकर उसके लिए स्लीपर्स और बैंडेज लेकर आता है। अब वो तो खुद ही बैंडेज लगाना चाहता था, पर वो थोड़ा सा शाई फील कर रहा था और उससे पूछता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तब वो हाँ बोलती है। इसीलिए वो खुद से बैंडेज लगाती है और दोनों खुश होते हैं। तभी इनकी कंपनी में बहुत सारे लोग मसाज चेयर वगैरह सब कुछ लेकर आते हैं। एम्प्लॉयज़ जब देखते हैं कि उनके रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे खाने की स्नैक्स, आइसक्रीम, यहाँ तक कि कॉफ़ी मशीन भी आ गई थी, ये देखकर वो काफ़ी शौक हो जाते हैं। वो लोग यूनसो को मैसेज करके इस बारे में बताते हैं और एक फ़ोटो भी भेजते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि जोवन अब कंपनी का डायरेक्टर बनकर वापस आया है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी कंपनी के अंदर जोवन की यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड एंट्री होती है। ये सब देखते ही यूनसो फटाफट से स्टेयर से भागने लग जाती है, लेकिन हीज़ की वजह से वो गिरने वाली थी, पर जोवन आकर उसे बचा लेता है और उसे नीज पर बैठकर हील पहनाता है। वो उसे बोलता है कि वो लोग मुझे अब्रॉड भेजना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं गया, इसलिए मुझे उन्हें मनाने में और यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो ना, तो ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन तुम्हें फिर से परस्यू करना ही मेरी चॉइस है। तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, तो मेरे ऊपर थोड़ा सा पिटी करना, क्योंकि अब मैं तुमसे चिपकने का कोई भी चांस नहीं छोड़ने वाला। जो सुनकर वो शौक हो जाती है, क्योंकि सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे। इसके बाद हम जो उनको वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो इन लोगों के साथ काम किया करता था। वहाँ पर डायरेक्टर बेयरली तो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे।
जैसे उन्हें पता चलता है कि जैसे वो इतना टाइम से इंटर्न समझकर उसके साथ बुरा बिहेव कर रहे थे, वो असल में कंपनी का डायरेक्टर है। दे यहाँ पर उसे सॉरी बोलते हैं कि वो लोग इग्नोरेंट थे जो कि आपको पहचान नहीं पाए। पर जुवन कोई भी ग्रज नहीं रखता। वो बोलता है कि जैसे आप लोग मुझसे पहले काम करने के टाइम बिहेव करते थे वैसे ही बात करो। वह उनके लिए यहाँ पर जो कॉफ़ी लेकर आया था उन्हें देता है। बेसिक कहता है कि तुम्हारी जो स्पेशल कॉफ़ी है वो लाया हूँ, और वो डरते हुए कॉफ़ी लेकर उसे अपने ऑफिस में जाने के लिए कहता है। तब वो दिखाता है कि उसका ऑफिस उनके जस्ट बगल में ही है, जो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शौक रह जाते हैं और पूछते हैं कि आप और कोई अच्छी जगह पर ऑफिस ले सकते थे ना, यहाँ पर क्यों? तो वो युनसो की तरफ देखकर कहता है कि मुझे यहाँ के लोग और ये जगह ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ, और अपने ऑफिस में जाता है। ली बेग से बोलती है कि मुझे तो पक्का लगता है कि ये ना तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, तुमने उसे कितना तंग किया था जब वो हमारे साथ काम करता था। जो सुनकर वो बेचारा सैड होकर कहने लग जाता है कि अब तो मुझे रिज़ाइन ही करना पड़ेगा। तब यो युनसो को जो उनके ऑफिस में जाते हुए देखते हैं और बेसिक कहता है कि लगता है कि वो रिज़ाइन करने वाली है। उससे भला ये चीज़ कैसे सहन होगी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसी की टीम का यंग मेंबर अपने पेरेंट्स की वजह से डायरेक्टर बन गया। पर स्क्रीन विंडो क्लोज होती है तो उन्हें बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा हुआ था। युनसो इधर अंदर जाते ही जो उन पर चिल्लाने लग जाती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम ने कहा था कि ब्रेकअप के बाद वो तुम्हें अब्रॉड भेज देंगी। इस पर वो कहता है कि मैंने बताया था ना कि मैंने अपनी मॉम को मनाया। वो बोलती है कि तुम ये कर सकते हो क्या, मैंने तुम्हारी मॉम से पैसे लिए तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने के लिए। तो बोलता है कि मैंने अपनी मॉम से कहा कि अगर वो मुझे अब्रॉड भेज देंगे तो मैं वहाँ पर ड्रंक होकर पड़ा रहूँगा और काम पर ध्यान ही नहीं रखूँगा, इसलिए वो मुझे यहाँ पर रहने दे। मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं हमारी कंपनी को नंबर 2 से नंबर 1 पर लेकर जाऊँगा, वो भी सिर्फ 2 सालों में। अगर हम लोगों को साथ में आना है तो ज़रूरी है। वो कहती है कि ये पॉसिबल भी नहीं है और फिर से उससे पैसों की बात करने लग जाती हैं। वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम पैसों से प्यार करती हो। तो सुनकर वो शौक अगर कहती है कि क्या बोल रहे हो, तो वो बोलने लग जाता है कि और नहीं तो क्या, तुम देखो हमेशा ओवर टाइम काम करती हो ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा मिले, यहाँ तक कि वीकेंड्स पर भी काम करती हो बोनस के लिए। इस पर युनसो कहती है कि वो तो मैं अच्छी एम्प्लॉय बने जाने के लिए ये सब काम करती हूँ। और बोलती है कि भला तुम मुझे इतने इनफॉर्मली तरीके से क्यों बात कर रहे हो। वो बोलता है कि मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया, तब इंटरनेट पर देखने से मुझे पता चला कि अगर तुम्हें अपनी एक्स को वापस पाना है तो उसे ना अपनी अलग साइड दिखानी पड़ेगी, इसीलिए अब वो उससे ऐसे बात कर रहा था। युनसो कहती है कि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करूँगी। तो बोलता है कि तुमने कर तो लिया है, और वैसे भी तुमने उनसे ये थोड़ी ना बोला था कि ब्रेकअप के बाद तुम फिर से मुझे डेट नहीं करोगी। इसी बीच वो उसकी चीक्स पकड़कर उसे क्यूट कहने लग जाता है। तभी गलती से रिमोट का बटन प्रेस होने की वजह से ग्लास वापस से विजिबल हो जाता है और दोनों डेप्यूटी इन दोनों को साथ में इस तरीके से देखकर शौक रह जाते हैं। ये लोग भी इन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं और जुगुन फटाफट से ग्लास बंद कर देता है। युनसो अब थोड़ी देर बाहर आती है और रेस्ट एरिया में होती है। वो बे और ली के बारे में सोच रही थी कि वो उन्हें कैसे समझाए। बे तो वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें पता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कैसे डाइजेस्ट होगा कि हमारा यंग टीम मेंबर डायरेक्टर बन गया, और अभी जब तुम मुझसे बात भी करने चले गए तो तुम्हें कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन सहना पड़ा, सच में कुछ ज़्यादा ही हो गया। युनसो उन्हें समझाने वाली होती है कि नहीं वो गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर फिर सोचती है कि ये गलत फहमी है तो ये और अच्छा है ना उसी के लिए। तभी ली बोलती है कि मुझे तो पहले से उस पर शक हुआ था क्योंकि वो हमेशा से ब्रांडेड और एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहन कर आता था। वे बोलते हैं लेकिन उसे कपड़ों पर कभी लोगो नहीं होता था। तो बोलते हैं कि रिच पर्सन कभी भी अपने कपड़ों के लोगो नहीं दिखाते। फिर उसे वो एक CVS वाला इंसिडेंट बताती है कि एक के ऊपर एक ड्रिंक फ्री मिल रहा था, पर फिर वो एक ही ड्रिंक लेता है क्योंकि उसे एक चाहिए था। और जब उनके किसी कलीग की वेडिंग थी तो उसने भी बहुत ही बड़ा अमाउंट गिफ्ट कर दिया है, जो सब उसके लिए काफ़ी शॉकिंग था कि वो इतना ज़्यादा अमाउंट अपने वॉलेट में लगता है। फिर वो बे का वॉलेट चेक करती है जिसके अंदर सिर्फ 3000 वॉन थे। वो कहती है कि एक रियल एम्प्लॉय की सच्चाई यही होती है। थोड़ी देर बाद अब जब भी सभी लोग डिनर के लिए जाने वाले थे तभी जुगुन आकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम लोगों को बारबेक्यू ट्रीट करता हूँ। युनसो तो मना करने लग जाती हैं, लेकिन बारबेक्यू का नाम सुनते ही बे और ली उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। पर युनसो फिर भी मना करती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन वो लोग नहीं मानते और उसे साथ में ज़बरदस्ती लेकर चले जाते हैं। तभी लोग साथ में खा रहे थे तभी बे कहता है कि कितना अच्छा होता अगर हम इसके साथ ड्रिंक भी कर पाते तो, लेकिन युनसो मना करती है कि हमने प्रेजेंटेशन बनानी है और बहुत काम है, ड्रिंक नहीं कर सकते। पर जुनो बोलता है कि हम ड्रिंक करने के लिए प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा लेट कर सकते हैं। युनसो फिर भी नहीं मानती और उसे घूर कर यहाँ पर देख रही थी, पर वो कहता है कि मैं नहीं था तो हमारे टीम में लोगों का काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है ना, इसलिए मैं तुम्हारे PPT का टाइम एक्सटेंड करता हूँ। जिसकी ये बात सुनकर युनसो अब कुछ नहीं बोल पाती और सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। वे तो यहाँ पर बिल्कुल ड्रंक हो जाते हैं
और टैक्सी में बैठते हुए बार बार उसे बोल रहा था कि प्लीज़ मुझे फायर मत करना, तब वो हाँ बोलता है। बे और ली के वहाँ से जाने के बाद युनसू भी वहाँ से चलने लगती है। तो जोवोन उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो उसे बोलती कि मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, तो बोलता है कि मुझे भी ऑफिस में जाकर काम करना है। वो उसके आगे चलने लग जाता है, तो वो अनॉय होकर फिर से उससे आगे चलने लग जाती है। फिर हम इन्हें काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर बीच में लोग एक दूसरे को देख रहे थे। युनसू सोचती है कि मैंने सोचा था कि अगर इसको पता चलेगा कि मैंने इसकी मॉम से पैसे लिए तो मेरा पीछे छोड़ देगा, लेकिन ये तो समझ ही नहीं रहा। तभी उसके प्रिंटर से कुछ प्रिंट्स बाहर निकलते हैं जो कि जोवोन ने अपने रूम से भेजे थे। उसमें लिखा हुआ था आई कांट लूज युनसू। जब वो उसकी तरफ देखती है तो उसे बड़ी क्यूट सी शक्ल बनाकर दिखाता है, लेकिन वो उन पेपर को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखकर वो काफ़ी ड्रामेटिक तरीके से बिहेव करता है। अगले दिन भी जब डून अपने कलीग के साथ लंच के लिए जा रही थी, वो बताती है कि उसे क्या खाना है। तभी जोविन भी आकर उसकी साइड लेते और बोलता है कि मुझे भी यही खाना है। खाते टाइम अब उससे पूछता है कि क्या अब हमेशा ऐसे ही हमारे साथ खाया करोगे, तो वो हाँ बोलता है कि मुझे तुम लोगों के साथ खाना पसंद है। पर युनसू खाने के बाद उठकर बिल पे करने के लिए चली जाती है और कैंडी ले ही रही थी, पर तभी वहाँ पर जोवून आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये कैंडी है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है, लेकिन वो फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो बोलती है कि वो काम के टाइम पे उसे ऐसा बिहेव ना करें, और वो बोलता है कि वो फिलहाल तो अभी एक रेस्टोरेंट में है ना। अब ऐसे हम उसे हर दिन युनसू को ऐसे परेशान करता हुआ देखते हैं। काम करने के बाद जब युनसू जा रही होती हैं, तभी उसके पास आकर बोलता है कि मुझे ना मील पर लेकर चलो, क्योंकि जब हम डेट कर रहे थे तो मोस्टली पैसे मैंने भरे थे मील के लिए। वो जब इसका प्रूफ मांगती है तो बोलता है कि हमने जब भी खाना खाया है तो मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक की है और मैंने 27 बार ज़्यादा पे किया है। जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो उससे अनॉइंग हो जाती हैं, पर वो बोलता है कि मेरी मॉम ने जो पैसे दिए थे उन्हीं से मुझे खिला दो। लेकिन युनसू कहती है कि उन पैसों को ना मैं आराम से यूज़ करूँगी, और टैक्सी में बैठ कर जाती है। जिसकी जाने से वो काफ़ी सैड हो जाता है और खुद से बोलता है कि वो तो सच में चली गई। जोवोन अब अपने भाई सुवोन के घर में होता है, जहाँ पर वो उसे सॉरी कहता है कि मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए था, तुम्हें हर्ट हुआ होगा ना। पर जून बोलता है कि अच्छा हुआ कि आपने बताया। तभी वो उसके शॉर्ट्स देखता है और बोलता है कि तुम ऐसे कपड़ों में क्यों घूम रहे हो। इस पर सिवोन खुश होकर बताता है कि क्योंकि मैं अकेला हूँ। जैसे ही मेरी मैरिज हुई, मेरी वाइफ फ्रांस चली गई, उसके बाद तब से मैं अकेला हूँ। मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है क्योंकि अब मेरे आसपास से सारे सुपरविजन और रिस्ट्रिक्शन हट गए हैं। जोवोन अब यहाँ से जा रहा होता है तो सिवोन पहन कर उसके पीछे आता है और कहता है कि रुक कर मेरे साथ मूवी देखो ना, मैंने अपने लिए एक नया स्मॉल थिएटर खुद के लिए बनाया है। पर फिर बोलता है कि अरे नहीं, मुझे तो अभी याद आया कि तुम्हें मूवी देखना पसंद नहीं है। पर जोवोन कहता है कि अब से पसंद है, जब से युनसू के साथ गया हूँ, क्योंकि उसे मूवी देखना काफ़ी पसंद है, वो भी हॉरर मूवी। ये सुनकर वो शौक हो जाता है। इधर युनसू ये रही और अंकल को बताती है कि कैसे जोवोन उसे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। पर वो लोग बोलने लग जाते हैं कि जोवोन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अंकल बोलते हैं कि उसकी मॉम तुम्हारे रिलेशनशिप से एग्री नहीं कर रही है, सिर्फ उनकी वजह से ब्रेकअप करने की भला क्या ज़रूरत है। ये सब ना एक रेस्टोरेंट की तरह होता है, जैसे कि कोई कस्टमर आकर बहुत ही अच्छी रेटिंग देता है और दूसरा कस्टमर आकर बुरी। वैसे ही जोवोन की मॉम तुम्हें 1 स्टार दे रही है और जोवोन तुम्हें 5 स्टार। तुम हमेशा पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकती, इसीलिए तुम्हें ऐसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए। तभी अंकल बोलते हैं कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स भी जोवोन को एक्सेप्ट ना करें। पर ये रही उसे जब कैसे बोलती है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं, जो सुनकर वो बेचारे डर की मारे वहाँ से चले जाते हैं और युनसू सैड हो जाती है। जब वो घर जा रही थी तभी रास्ते में अकेले एक बच्ची को जाता हुआ देखती है और खुद का बचपन याद करने लग जाती है कि कैसे उसके डैड उसे मारा करते थे, उसे चिल्लाकर सोजू लाने के लिए कहते थे। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा चोट के निशान थे, फिर भी अपने डैड के लिए सोजू लेकर जा रही थी। अब वो उस बच्ची के पास भी जाने वाली होती है, लेकिन उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है। युनसू बाहरी ठंड में बैठ जाती है। अब जब सुबह उठती है तो उसे कोल्ड हो गया था, जहाँ उसका भाई खाते हुए उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि यूसुफ जब स्कूल जा रहा था तभी अपने फ्रेंड से जो उनकी कंप्लेन करने लग जाते हैं कि वो ना किसी काम का नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस बीच वो कुछ बच्चों को एक लड़के को बुली करते हुए देखते हैं और वो उसकी मदद किए बिना ही स्कूल में चले जाते हैं। इधर युनसू जैसे ही ऑफिस बिल्डिंग की लिफ्ट के अंदर आती है तभी सिवोन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर वो थोड़ी सी नर्वस होती है, पर वो उसे बात करता है कि मेरा भाई कुछ ज़्यादा ही क्लिंची है ना, लेकिन बहुत ही क्यूट है। जिस पर वो गलती से हाँ बोल देती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि ये वो क्या करी तो वो मना करती है। जिसकी ऐसी हरकतें देखकर वो हंसने लग जाता है। उसे बताता है कि जोन ना बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा। जब उसने मुझे बताया कि तुम्हारी वजह से उसने मूवीज़ देखी जो कि उसे पसंद भी नहीं थी, लेकिन अब वो उसमें भी इंटरेस्ट लेने लग गया। जो सुनकर वो शौक हो जाती है और उससे पूछते हैं कि उसे क्या पसंद है, तो बताता है कि उसे ओपेरा पसंद है। अब जब वो अपने डेस्क पर जा रही थी तो सोचती है कि कैसे उसे मूवी पसंद नहीं हो सकती, और अपना टाइम याद करती है कि वो हमेशा उसे मूवी के लिए चलने के लिए कहता था
और उसे हर नई मूवी रिलीज़ के बारे में पता होता था। फिर वो याद करती है कि उसने कभी उसे ओपेरा के बारे में कहा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया कि उसे वहाँ पर नहीं जाना, तब जीवन ने वापस से कभी भी ओपेरा में जाने के बारे में बोला ही नहीं। वो अब उसे काम करता हुआ देखकर खुद से कहती है कि तुम मुझे क्यों बैड गाय बना रहे हो। जब वो अब काम करते करते खांस रही थी तो जीवन ये चीज़ नोटिस कर लेता है। अब रात तक भी वो काम करती रहती है तो वो उसे पॉरेज और मेडिसिन लेकर देता है, जो सब लेने से वो मना कर देती हैं। लेकिन वो बोलता है कि ये मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के हिसाब से नहीं बल्कि कलीग के हिसाब से दे रहा हूँ, तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, जो सुनकर वो एक्सेप्ट कर लेती है। घर जाते वक्त भी अब्बू उसकी कार कीज लेकर ड्राइव करने वाला होता है, लेकिन तभी उनसू पार्किंग के अंदर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद हम इन हॉस्पिटल में देखते हैं जो उनसे को ड्रिप लग रही थी। वो उठते ही देखती है कि वो वीआईपी रूम में है तो निकल कर जाना चाहती थी, पर वो उसे रोकता है। वो कहता है कि ये कम्युनिटी तरफ से है, लेकिन वो मना कर देती है। तब जो उनसे बोलता है कि ये सब मेरे लिए भी हार्ड है, तुम इसे बार बार मुझे रिजेक्ट कर रही हो, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, लेकिन फिर भी ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो। ये सुनकर यूनसू उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हें मूवी देखना पसंद नहीं है, जो चीज़ मुझे तुमने कभी भी नहीं बताई, और हर टाइम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चलते गए, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ओपेरा पसंद है। तो वो उसे पूछता है कि किसने बताया तुम्हें। वो बोलती है कि वाइस चेयरमैन ने। तो वो कहता है कि पहले मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगता था मूवी देखना, लेकिन जब मैंने तुम्हें मूवी देखते हुए देखा कि तुम उस मोमेंट में कितना ज़्यादा एंजॉय करती हो, तो मुझे बहुत ही खुशी होने लगी और धीरे धीरे मुझे भी मूवी देखना अच्छा लग गया। अब तो मैं मूवीज़ और डीवीडी भी कलेक्ट करता हूँ। और फिर ऐसी और भी चीज़ों के बारे में बताता है कि जैसे उसे बिल्कुल भी स्पाइसी फूड खाना पसंद नहीं था, पर क्योंकि वो सारी चीज़ें उसने यूनसू की वजह से ट्राई की, तो वो और भी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय कर पा रहा है, जो सुनकर ही उनसे इमोशनल हो जाती है और उसे बोलती हैं कि अब हम 27 बार साथ में मील खाएंगे और पेमेंट मैं करूँगी। अगर तुमने डेट के लिए इतनी मेहनत की है तो ब्रेकअप के लिए भी करनी चाहिए। इस पर जोवन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ऐसे ही रहने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम उन दोनों को एक साथ 1-2 मील्स खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर यूनसू तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करती है, लेकिन वो खाते हुए ऐसा फील कर रही थी जैसे वो लोग फर्स्ट डेट पर आए हो, और वैसे खुश होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि कोई चुटकी से उनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। फिर हम इन फ़ोटोज़ को जो उनकी मॉम के पास देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ करवाया था। तभी उनसे मिलने के लिए सीवून आ जाता है। जब वो ये चीज़ देखता है तो मॉम कहती है कि इससे मुझे कहा था कि मेरे बेटे के साथ ब्रेकअप कर लेगी, लेकिन नील क्या है। तो वो बोलता है कि ये सब कुछ ना जोवन कर रहा है उसे फिर से परस्यू करने के लिए। वो बोलता है कि क्या आप सच में उन दोनों को अलग करना चाहती हो, उसके लिए अरेंज मैरिज कराना चाहती हो। आपने भी तो यही किया था ना, देखो आपके हस्बैंड 2 साल से घर ही नहीं आए हैं। जिस बात पर जैसे ही मॉम उसे घूर कर देखती है तो वो सारी फ़ोटोज़ लेकर वहाँ से जाने लग जाता है और कहता है कि इन सब चीज़ों को मैं संभालता हूँ, जीवन को पता ना चले कि आपने ये किया है। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तो मॉम बोलती है कि वैसे इन फ़ोटोज़ में ये सिर्फ खाते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम इन दोनों को फिर से एक रेस्टोरेंट में खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वॉर में जा रहे हो। वहाँ पर जाकर ऑर्डर देते हैं। पहले तो यूनसू अल्कोहल भी मंगाती है, लेकिन फिर मना कर देती है। तो जुनू कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि ड्रंक हालत में तुम ब्रेकअप वापस ले लोगे, जो सुनकर फिर से अल्कोहल मंगाने लग जाती है। इधर हम सीवून को देखते हैं, वो एक वाइन शॉप में वाइन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जो वाइन उसे चाहिए थी वो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर काम करने वाली एम्प्लॉय बताती है कि मिजन की पोस्ट पढ़ने के बाद उस वाइन की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, जो सुनकर वो अपनी वाइफ की फ़ोटो देखता है और कहता है कि ये सच में बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर हैं। अब जैसे वो घर जाकर अपना वाइन कलेक्शन देखते हैं तो उसे वो वाली वाइन मिल जाती है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे याद नहीं था कि ये वाइन वो कब लेकर आया। पर हम तभी वहाँ पर किसी लड़की को कार में बैठकर जाते हुए देखते हैं, यानी कि उसी ने वो वाइन वहाँ पर रखी थी। और ये कौन है हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इधर ये दोनों साथ में खा रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, जहाँ पर जुगन उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ की ओनर आ जाती है और उन लोगों को थोड़ा कम लवी डवी होने से कहती हैं, पर उनसे बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। जुगन भी बोलता है कि हाँ वो सही कह रही हैं, पर वो आंटी उनकी बातों पर यकीन नहीं करती और उन्हें एक फ्री बियर की बॉटल देती है। पर जून बोलता है कि नहीं, हमें ना कुछ भी सामान फ्री नहीं चाहिए, इन सभी के पैसे यूनसू देगी, मुझे ना इसके पैसे ख़त्म कराने हैं। जिसे ऐसे देखकर यूनसू बोलती है कि देखो ये रिच होकर भी मेरे साथ कैसे कर रहे हैं। पर फिर बाद में आंटी देखती है कि ये लोग तो एक दूसरे को खाना खिला रहे थे, जो देखकर वो बोलते हैं कि कैसे पागल बना रहे हैं, मुझे इनका ब्रेकअप चल रहा है। साफ साफ कोई भी देखकर बता सकता है कि ये दोनों कितना ज़्यादा प्यार में हैं। ये दोनों ये बाहर बैठे हुए थे, जहाँ हम देखते हैं कि जो वो काफ़ी ड्रंक हो गया था। यूनसू उसे अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करने के लिए बोलती है ताकि वो उसे लेकर जा सके। अब जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो वो जाने वाली होती है, लेकिन वो उसे रोक कर हक करके पूछता है कि क्या अभी भी तुम मुझे लाइक नहीं करती।
जहाँ पर वो ऐसी हालत में उसे इमोशनल होकर बोल देती है कि मैं तुम्हें अभी पसंद करती हूँ। और जब ये दोनों किस करने ही वाले थे कभी ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।